हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल यार, ST 50 नंबर जो है इसका डिस्कशन मैं लेकर आ चुका हूं। जैसा आप सभी को पता है एवरी मंडे डिस्कशन होता है मॉर्निंग में 11 AM, है ना। तो बिल्कुल 11 AM हो चुका है। फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। जैसा आप सभी को पता है आपकी ब्रांच में ऑफलाइन जो ST होती है उसका डिस्कशन पूरे वीक वो ST चलती है और उसका डिस्कशन आपका एवरी मंडे होता है। तो मंडे आ चुका है, हम लोग ST 50 को डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 76 नंबर से 50 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन तक होते हैं, यानी ओवरऑल 25 क्वेश्चन जो हैं उनका डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं, जैसा कि हमेशा से करते आ रहे हैं, है ना डियर। अब ये जो ST है डियर, ये ST आप सभी दिया जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं दे रहे हैं वो फटाफट से देना स्टार्ट करें, अपनी ब्रांच में ST जरूर दिया करें। और उसका डिस्कशन जो होता है वो एवरी मंडे आता है, तो उस डिस्कशन के साथ भी कनेक्ट हुआ करें और सीखने की कोशिश किया करें। ठीक है, चल तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य बन गया है ना। बताइए आपने क्या आंसर किया था अपनी ST में, 51st, 52nd, 53rd या 54th या 55th। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। आप लोग बताते चलें एक बार कि आपने ST में आंसर किया क्या था, और फिर हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है आपका 54। ठीक है, किस नंबर का हो गया बाघ, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य कौन सा बाघ अभ्यारण्य बन गया, 54 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अगर हम बात करें डियर, NTCA की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही भारत को राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में अपना 54वां यानी 54th बाघ रिजर्व मिल गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये रणथंभौर ऑलरेडी है पहले से, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी के बाद ये राजस्थान का 5वां बाघ रिजर्व है। तो ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान का कौन सा बाघ रिजर्व है, राजस्थान का ये 5th टाइगर रिजर्व है, 5th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य, तो एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है, राजस्थान ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पद किसने संभाला है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, मनीष देसाई, राजेश मल्होत्रा, संजय वर्मा, अनिल कुमार या फिर अमित शर्मा। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी ST में वो आपको बताना है, तो फटाफट से बताएं। हम लोग इसी के साथ चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर है आपका मनीष देसाई। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, मनीष देसाई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। Sri Manish Desai has assumed charge as Principal Director General of Press Information Bureau. Sri Desai take over after the superannuation of Sri Rajesh Malhotra. Sri Manish Desai जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। देसाई जी राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला है, मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, Who has taken over the position of Chairperson and Chief Executive Officer of the Railway Board, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन रेल भवन। भाई रेल भवन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किसने संभाला है। रविशंकर प्रसाद हैं, जया वर्मा सिन्हा हैं, उमेश रेवानकर हैं, गीतिका श्रीवास्तव हैं या फिर रवि खन्ना आर हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं आपने क्या आंसर किया था। काफी बार ये इससे पहले भी ST में 1-2 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है ना। तो फटाफट बताएं क्या आंसर किया था आपने। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं डियर आंसर क्या है। तो आंसर यहाँ पर राइट है इसका जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आप देख चुके होंगे, जया वर्मा सिन्हा यहाँ पर राइट आंसर है। श्रीमती जया वर्मा सिन्हा टुक ओवर द चार्ज न्यू चेयरपर्सन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन रेल भवन। ठीक है, रेल भवन में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है जया वर्मा सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
who has been appointed as the new chairman of the Finance Industry Development Council. वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमेश रेवानकर, रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, निर्मला सीतारमन या फिर आदित्य पुरी? बताएं। ये भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहला भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, ये भी अपॉइंटमेंट से है। तो डियर इसका जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है उमेश रेवानकर। आपने अगर आंसर किया होगा तो बिल्कुल सही, उमेश रेवानकर यहाँ पर राइट आंसर है डियर इसका। ठीक है, अगर आप देखिए मॉर्निंग सेशन जो होता है करंट अफेयर का 7 AM, अगर आप उसमें कनेक्ट होते हैं तो फाइनली आप सारे के सारे न्यूज को, सारे करंट अफेयर्स को कवर अप कर पाते हैं और फाइनली अपनी एसटी में, अपने एग्जाम्स में अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स डेली फॉलो करना चाहिए, मॉर्निंग क्लास में लाइव कनेक्ट होना चाहिए, वहां से आप नोट्स वगैरह बनाते चलिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको चीजें याद होने लगेंगी और आसानी से आप चीजों को रिकॉल रख पाएंगे। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बात हो रही है। भाई द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, अगर हम बात करें FIDC, देखिए इस तरह के जो एब्रीविएशंस आते हैं ना, इनको भी ध्यान रखा करिए। कभी कभी डायरेक्टली यहाँ से फुल फॉर्म पूछ देते हैं इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग ऑफ द NBFC इन इंडिया हैज अपॉइंटेड उमेश रेवानकर, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एज इट्स न्यू चेयरमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा उमेश रेवानकर, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian cricketer has been appointed as the brand ambassador for Swaraj tractor by industrialist Anand Mahindra? उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने किस भारतीय क्रिकेटर को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फटाफट से बताएं। ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया डियर, ये भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है, तो फटाफट से बताएं। ऑप्शन है आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रविंद्र जडेजा। आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था बताएंगे फटाफट से, है ना? फटाफट से बताएं डियर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से ही रह रहे हैं और अप्रॉक्स बैंकिंग जो है 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में। 6 मंथ भी इनफ है, लेकिन फिर भी आप 8 मंथ तक अगर जाते हैं तो आप आसानी से कवर अप कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो डियर यहां पर जो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा हैज अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज द क्रिकेटर बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिज स्वराज ट्रैक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट इज who has been named as the new brand ambassador of Bharat Petroleum Corporation Limited। ये BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है ना? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। Who has been named as the new brand ambassador of Bharat Petroleum Corporation Limited? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, कपिल देव या फिर नॉन ऑफ दिस। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ओके, जो चलते हैं डियर आंसर की तरफ। राइट आंसर राहुल द्रविड़ हो जाएगा। आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था? राहुल द्रविड़ किया है, तो बिल्कुल सही है डियर, है ना? चलिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की बात करें, अनाउंस किया है यहाँ पर बीपीसीएल ने, डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। बीपीसीएल ने अनाउंस किया है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has recently appointed as a chairperson of NASSCOM, National Association of Software and Services Company? NASSCOM में एज अ चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ऑप्शन है डियर आपके रतन टाटा, राजेश नाम्बियार, NR नारायण मूर्ति या फिर अरविंद कृष्णा या फिर नन ऑफ दिस। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। क्या आपने एसटी में आंसर किया था? सॉरी, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है राजेश नाम्बियार। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, राजेश नाम्बियार। ठीक है, नेक्स्ट इज
एक्सप्लेनेशन आ रहा है भाई, आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम है अनाउंस दैट इट हैज अपॉइंटेड राजेश नाम्बियार चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कॉग्निजेंट इंडिया एंड एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिए, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है। Which of the following person has been appointed as MD and CEO SBI Life? भाई निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को SBI Life के MD and CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? SBI Life, ठीक है डियर। SBI Life के MD and CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, MD and CEO। ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल, अमित झिंगरन, वैभव तनेजा, शुभाशीष तलापात्रा या फिर सोहिनी सिन्हा। तो फटाफट बताएंगे डियर, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है अमित झिंगरन। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, अमित झिंगरन। एक्सप्लेनेशन में भाई क्या है, एसबीआई लाइफ अपॉइंटमेंट अमित झिंगरन एज एमडी एंड सीईओ रिसीव्स इरडाई अप्रूवल। भाई ये अप्रूवल किसने दिया? इरडाई ने। और इरडाई भैया कौन है बताओ? इरडाई एक रेगुलेटिंग बॉडी है, किसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इरडाई। इरडाई दैट इज इंश्योरेंस, फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इरडाई। पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है डियर? ये कुछ रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। पेंशन फंड, बात हो रही है रेगुलेटिंग बॉडी की, तो आपको आपके साथ डिस्कस ही कर लेते हैं। पेंशन फंड्स की बात करें तो रेगुलेट करने का काम कौन करता है? PFRDA। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, PFRDA। फिर हम बात करें कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं डियर, पता होनी चाहिए आपको एज वेल एज। कैपिटल मार्केट सेबी। ओहो, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है भाई? तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? RBI। फिर इसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है? तो पता होना चाहिए, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा, आई होप बिल्कुल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से ले लें। अमित झिंगरन बनाए गए डियर, अमित झिंगरन बनाए गए MD एंड CEO किसके? SBI लाइफ के। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच बैंक हैज बैप्टाइज्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नामित किया गया भाई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस से आ रहा है डियर। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस। तो भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जो नामित किया गया वो किसे किया गया? क्या आंसर किया था आपने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में सेटअप हुआ था, है ना। और ये 1921 में 3 बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों डियर कैसे बैंक थे भाई? प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है, 1 सेकेंड, ये तीनों आपके प्रेसिडेंसी बैंक थे और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी के रूप में चेंज कर दिया गया, यानी 1921 में इन्हीं तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया डियर जब देश आजाद हो गया तो 1 जुलाई 1955 को
किसमें? SBI में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? SBI। यानी आजाद भारत में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने सांस ली तो ये SBI में कन्वर्ट हो गया। राज्यसभा में एक बिल आया था, है ना, और फाइनली उसे अप्रूव कर दिया गया और SBI में ये कन्वर्ट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से पहले ये प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, इंडिया में RBI से पहले सेंट्रल बैंक के रूप में कौन काम करता था एज अ सेंट्रल बैंक? तो एज अ सेंट्रल बैंक काम करने वाला कौन सा बैंक था? यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है डियर, तो आप समझ पा रहे होगे प्रेसिडेंसी बैंक जो थे वो चेंज हो गए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चेंज हुआ SBI में कब? 1 जुलाई 1955 को। और ये प्रेसिडेंसी बैंक जो तीनों थे ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में चेंज हुए थे। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से ले लें। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं ये रेज कर दूं, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर इसका भी लेना चाहें। सारे डिटेल में पॉइंट सारे दिए हुए हैं डियर, यहाँ पर जो मैंने आपको चीजें बताई वही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में बपशमा दिया गया, जिसके बाद 1959 में 7 सहयोगी बैंकों का गठन किया गया, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि बैंकिंग किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत सरकार ने 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जुलाई 1969 वाणिज्यिक बैंकों को निश्चित सामाजिक दायित्वों और उद्देश्यों के साथ आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अप्रैल 1980 में अन्य 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी फर्स्ट फेज का जो नेशनलाइजेशन ईयर हुआ था ये कब हुआ था? 1969 में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बैंक्स का। और सेकेंड फेज का नेशनलाइजेशन हुआ था ये 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, और यहां पर 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। ठीक है, एनबी नेशनलाइज बैंक लिखा है मैंने। ठीक है, ये फर्स्ट फेज था और ये सेकेंड फेज। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच बैंक हैज वाज यूनाइटेड विद द पंजाब नेशनल बैंक इन 1993? 1993 में कौन सा बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ एकजुट हुआ था? बिल्कुल, और कॉमर्शियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट बनाएं, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आया है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, है ना डियर। ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था ये 1993 में मर्ज हो गया था, किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। पीएनबी में क्या हो गया था? मर्ज हो गया था। तभी नेशनलाइज बैंकों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 19, क्योंकि 14 फर्स्ट फेज में नेशनलाइज हुए, 6 सेकेंड फेज में, तो कितने हुए? 20। लेकिन एक बैंक ये मर्ज हो गया था पीएनबी में, तो कितने बचे? 19। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है भाई? 11। ठीक है, और एक आपका एसबीआई है, तो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हो जाते हैं? 12। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आ रहा है यहाँ पे भाई। एक्सप्लेनेशन से पहले अगर आप बिल्कुल, चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, तब फिर हम देखते हैं। दैट इज न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो घाटे में चल रहा था, सितंबर 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एकजुट हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर व्हेन डिड द नेशनल हाउसिंग बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस? राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपना परिचालन कब से शुरू किया? यानी कब से एस्टेब्लिश हुआ था, कब से इसने काम करना शुरू किया? कि नेशनल हाउसिंग बैंक। बात हो रही है नेशनल हाउसिंग बैंक की। फटाफट बताएंगे क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में।
हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो ये चलते हैं हम लोग, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है जुलाई 1988। जुलाई 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक को क्या किया गया, इसने परिचालन शुरू किया था, नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये बहुत पहले ये आरबीआई की सब्सिडरी भी हुआ करता था, लेकिन अब सब्सिडरी ये नहीं है। जुलाई 1988 में क्या हुआ था, इसने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था और वर्क करना शुरू किया। फाइनली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है डियर, अगर हम आपसे पूछें तो इसका हेडक्वार्टर है एनएसबी का, नेशनल हाउसिंग बैंक है, बिल्कुल न्यू दिल्ली में है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया भाई, नेशनल हाउसिंग बैंक द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया इन अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, है ना। पहले ये सब्सिडी हुआ करती थी पूर्ण स्वामित्व वाली। इसका परिचालन 1988 के आरएस की अधिकृत चुक्ता पूंजी के साथ शुरू हुआ था, ठीक है। और ये पहले सब्सिडी हुआ करती थी, अब सब्सिडी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एनएचबी आरबीआई की सब्सिडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड परमिंदर चोपड़ा एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने परमिंदर चोपड़ा को किस संगठन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। परमिंदर चोपड़ा जी की बात हो रही है डियर, फटाफट से बताएंगे। सरकार ने परमिंदर चोपड़ा को किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ना। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर किया था आपने, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है यहां पर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। परमिंदर चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज where was a green tourism conclave focusing on eco-conscious and responsible tourism held in India। भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने वाला ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया था। तो फटाफट बताएं, न्यू दिल्ली, मुंबई, शिलोंग, या फिर गोवा, या फिर कोलकाता। ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव focusing on eco-conscious and responsible tourism held in India। तो डियर बताइए आपने यहाँ पर राइट आंसर डियर शिलोंग निकल कर आएगा, शिलोंग हो जाएगा राइट आपका। शिलोंग में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। अ ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव टुक प्लेस इन शिलोंग विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्चरिंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस and responsible tourism in India with a special emphasis on northeastern region and Odisha। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज who among the following countries defense minister was removed from his post due to his disappearance। निम्नलिखित से किस देश के रक्षा मंत्री को उनके लापता होने के कारण उनके पद से हटा दिया गया। भाई कौन सा ऐसा देश है, ऑप्शन है आपके चाइना, इजराइल, पाकिस्तान, यूक्रेन, या फिर नॉर्थ कोरिया। तो फटाफट बताएं, आंसर करें। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर हो जाएगा चाइना। यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर ली शोंगफू was recently removed from his position in a surprising turn of event। Lee's removal follows a series of explained personal changes in China's government, raising question about how power is concentrated and party discipline is enforced under Chinese leader Xi Jinping। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज When is वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके हैं 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25, 26 या फिर 27। तो डियर बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपके साथ बिल्कुल डिटेल में, अगर मॉर्निंग सेशन में आप आ रहे हैं, मॉर्निंग सेशन डिस्कस करते हैं डियर, तो कोई भी डे रहता है हम लोग बिल्कुल डिस्कस करते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर आपने क्या किया है, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, और हम लोग देखते हैं। राइट आंसर यहाँ पर है 23 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन आ रहा है भाई वर्ल्ड पोलियो डे
2023 वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज एसेशन डे 2023 ऑब्जर्व्ड, परिग्रहण दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 या फिर 30 अक्टूबर? चलेंगे आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर यहाँ पर 26 अक्टूबर हो जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। India's Union Territory of Jammu and Kashmir celebrates 26 October as a public holiday to commemorate the historic signing of the Instrument of Accession in 1947. The significant document marked the association of the princely state to India and set the stage for the region integration into the Indian Union. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, जैम रानी डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जैम रानी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड, तेलंगाना या फिर नॉन ऑफ दीज? तो बताइए क्या आंसर किया था आपने डियर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो यहां पर आ जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, भारत की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जैम रानी बांध परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज नेशनल आइकन? चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन नियुक्त किया है? विक्की कौशल, मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, ऋतिक रोशन? नेशनल आइकन नियुक्त किया चुनाव आयोग ने, भाई बताएं फटाफट से कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है राजकुमार राव। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दैट इज एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है डियर, देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो शुरू हुए 2024 में शुरू हो चुके हैं, तो मुख्यमंत्री साहब भी आ चुके हैं हर राज्य के। चुनाव से पहले अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया। भारत के चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि 5 भारतीय राज्यों में 161 मिलियन से अधिक लोग अगले महीने विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भारत के चुनाव आयोग के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो राजकुमार राव बनाए गए डियर, बिल्कुल ध्यान रखना है इनका नाम। चलिए नेक्स्ट इज विच 2 इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द नेशनल साइंस मेडल? भाई किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया? राघव सिन्हा या फिर दिनेश कंबोज, राघवेंद्र सिंह या फिर शुभ्रा सुरेश, या फिर अशोक गौडगिल या फिर शुभ्रा सुरेश, या फिर दिनेश कंबोज है या फिर अशोक गौडगिल है या फिर नन ऑफ दीज है? फटाफट बताएंगे डियर क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ओके आंसर यहाँ पर मिस है, तो डियर ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, अशोक गौडगिल एंड शुभ्रा सुरेश। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया है। यूसी बर्कले में सिविल और पर्यावरण इंजीनियर के प्रतिष्ठित प्रोफेसर एमरिटस अशोक गौडगिल के प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, अशोक गौडगिल और शुभ्रा सुरेश। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed by the World Health Organization as a member of the Strategic and Technical Advisory Group? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? अरविंद द्विवेदी हैं, परविंदर सिंह हैं, या फिर सारंग देव हैं, या फिर आनंद अरोरा हैं, या फिर नन ऑफ दीज हैं? तो बताएंगे भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सारंग देव। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है, प्रोफेसर सारंग देव डिप्टी डीन ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस has been appointed as a member of the Strategic and Technical Advisory Group STAG for tuberculosis by the World Health Organization. ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, who has been appointed as the brand ambassador for EdTech startup Henry Harbin Education? EdTech startup Henry Harbin Education के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत शर्मा, वर्षिका गुप्ता, रैसा लालवानी, चेतन भगत, या फिर शैलेश लोढ़ा? तो क्या आंसर किया था बताएं डियर। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर चेतन भगत। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई। एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन रिसेंटली
appointed acclaimed author and speaker Chetan Bhagat as its brand ambassador with an aim to inspire and empower the youth of India. ठीक है, तो एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेतन भगत जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाई बहुत ही सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन टीम? भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, स्टुअर्ट बिन्नी या फिर अमोल मजूमदार या फिर सचिन तेंदुलकर? क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, बताएं फटाफट। चलेंगे यार आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका अमोल मजूमदार, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है। क्रिकेट मुंबई के पूर्व बल्लेबाज अमोल मजूमदार को भारत की महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है। यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा इस पद के शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रियर रिचर्ड राउंट्री हैज पास्ड अवे, ही वाज बिलोंग टू एक्टर भाई FIV फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है। राउंट्री पास अवे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। बिलोंग टू किससे बिलोंग करते हैं और फाइनली ये कौन है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और फाइनली एक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं या नॉन ऑफ दीस? चलें आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर हो जाएगा एक्टर, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ये एक्टर हैं, ही वाज एक्टर और ये बिलोंग करते हैं US से, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है डियर, चलिए एक्सप्लेनेशन भी आ गया भाई। प्रसिद्ध अभिनेता जिन्हें सॉफ्ट में शीर्षक भूमिका के अपने अभूतपूर्व चेतना के साथ फिल्मों में अफ्रीकी अमेरिकी है ना, इस तरह से, तो इनको ध्यान रखेंगे। फाइनली इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में, इस वजह से ये न्यूज में है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अनाउंस्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेज? लेज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सुरेश रैना या फिर शिखर धवन? तो बताएंगे डियर आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी। ऑप्शन 3 राइट है। और यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या, डायरेक्टली आपको भाई नाम याद रखना है ना, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, डायरेक्टली नाम ही ध्यान रखना होता है बस। लेज ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, जो एक अभियान नो लेज नो गेम में अभिनय कर रहे हैं। लेज भारतीय दर्शकों के लिए नो लेज नो गेम अभियान पेश करने के लिए तैयार है, जो खेल टूर्नामेंट के साथ अपने जुड़ाव के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित है। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, देवेंद्र दत्ता पास्ड अवे रिसेंटली, विच फील्ड इज ही रिलेटेड टू? देवेंद्र दत्ता का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? मेडिसिन एंड रिसर्च, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कंज्यूमर राइट एंड एक्टिविज्म या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर स्पोर्ट्स कोचिंग? तो बताएंगे भाई देवेंद्र दत्ता का भी हाल ही में निधन हुआ है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है कंज्यूमर राइट एंड एक्टिविज्म है। ठीक है बिल्कुल यार, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी आ गया है। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और उपभोक्ता हैं अधिकार कार्यकर्ता देवेंद्र दत्ता का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है, जो आपको ध्यान रखेंगे कंज्यूमर राइट एंड एक्टिविस्ट रहे हैं, इमिनेंट सोशल वर्कर एंड एजुकेशनिस्ट रहे हैं। ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एसटी को डिस्कस किया होगा, है ना। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चले होंगे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, है ना। तो इसी तरह से बिल्कुल एवरी मंडे कनेक्ट हुआ करें डिस्कशन में, है ना। और जो लोग एसटी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग एसटी नहीं दे रहे हैं फटाफट से अपनी ब्रांच में ऑफलाइन एसटी देना शुरू करो, है ना डियर। एसटी देना और उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग, है ना। मॉर्निंग सेशन आया करें आप सभी, मॉर्निंग 7 AM, है ना, जो करंट अफेयर का सेशन होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।